हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली जैसा कि हम सबको पता है कि जनवरी में जेईई मेंस की डेट आ चुकी है। तो पहले जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हम ये सोच के चल रहे थे कि जेईई मेंस हो सकता है शायद थोड़ा लेट हो, लेकिन अब जब डेट्स आ चुकी है, हमें एग्ज़ाम भी देना है, तो हमारी जो पहले की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी और अब की जो स्ट्रेटजी है, इन दोनों के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। क्योंकि पहले हम ये मान के चल रहे थे कि अभी थोड़ा लंबा टाइम है तो प्रिपरेशन को एकदम स्मूथ वे में रन कर रहे थे, बट अब टाइम आ ही गया, 35 डेज का ही टाइम बचा है, तो हमें प्रिपरेशन को एकदम शार्प करना पड़ेगा और बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे मुझे कई बार पूछते हैं, सर कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा प्रायोरिटी का है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई करें, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनवरी के अंदर एकदम शिद्दत से अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं और उसी के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जब अपन अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले तो चैप्टर्स की सिक्वेंसिंग होनी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, हमारे पास चैप्टर आता है, वो चैप्टर है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का जो चैप्टर है, इसके अंदर हमेशा जो जेईई मेंस के अटेम्प्ट होते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, ऑन एन एवरेज इसमें 1 क्वेश्चन आता है। जो एक क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में से आता है वो या तो आएगा क्वांटम नंबर से एस्पेक्ट में, या वो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कि कोई भी एक एटम दे दिया, उससे रिलेटेड एनएलएम के वैल्यू पूछ लिए, या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई रिलेटेड कंसेप्ट पूछ लिया। तो क्वांटम नंबर को स्कोर करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसका क्वेश्चन हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग अच्छी रहनी चाहिए। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जैसे हम बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो एनटीए पेपर डिजाइन होता है उसके अंदर जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसमें से भी कई बार उठाकर सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड्स जो हैं वो तो हम सारे पढ़ लेते हैं अच्छे से, बट हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन को कई बार हम लैग कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग रिक्वायर्ड है। इवन अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह तो हमें लर्न हो जाती है, उनके एक्सेप्शनल ट्रेंड्स भी हम समझ लेते हैं, बट हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो पार्ट को स्किप करते हैं, कई बार वो हमारे लिए नाइटमेयर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आप एनसीईआरटी से प्रॉपर रीड करें। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आपके नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, आप आसानी से उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन इस चैप्टर का भी आता है। यूजुअली जो एनटीए का पैटर्न है उसमें ये कोशिश ये रखते हैं कि हर चैप्टर को टच किया जाए, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाए, तो इसके लिए हर चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ते हैं ये बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। ब्लॉक केमिस्ट्री भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग का भी पार्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे क्लास नोट्स हैं वो इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे, बिकॉज कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड फॉर्म के अंदर हमने इस चैप्टर को सीखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमें अपने नोट्स को रेफर करना है। दूसरा, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज वगैरह की, स्ट्रक्चर्स वगैरह की, जो और सारे पैरामीटर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह के डायग्राम्स वगैरह है, इन सब का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक फंडामेंटल चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी ठीक ठीक लेवल के होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग हमें अच्छे से तैयार करना जरूरी है, क्योंकि आगे एडवांस में भी ये चैप्टर हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तो स्टूडेंट्स को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं होती है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बट स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन से,
या वीबीटी सीएफटी के सेक्शन से। अगेन मैं कहूंगा कि आइसोमेरिज्म और वीबीटी सीएफटी पे यहां पे ज्यादा इंफेसिस होना जरूरी है। बट कई बार क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ जाते हैं इनके एप्लीकेशन बेस्ड पे। तो जब हम एनसीईआरटी के अंदर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो वहां पे एप्लीकेशन पार्ट दिया हुआ है, तो वो एप्लीकेशन पार्ट को हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। इवन यहां पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी इसके जैसे वर्नर थ्योरी है, आपके पास में वीबीटी है, सीएफटी है, आइसोमेरिज्म है, ये हमारे नोट से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ पार्ट ऐसा होता है जो प्योरली मेमोरी बेस्ड होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी से वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हार्डली 1-2 पेजेस के अंदर दे रखा है, जैसे स्टोन्स वगैरह है, उनके कलर के लिए क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ कहाँ काम में आते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, मेटलर्जी में क्या एप्लीकेशन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है मेटलर्जी। अब स्टूडेंट्स के माइंड में मेटलर्जी को लेकर क्या बैठा होता है कि मेटलर्जी एक रटने का चैप्टर है, जो कि सरासर है गलत। मेटलर्जी के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें कंसेप्चुअल होती है और जो कंसेप्चुअली हमने आपको पढ़ाई भी है। बट मेटलर्जी के अंदर एनसीईआरटी में कुछ इनिशियल पेजेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट है, लाइक सबसे पहले इस मेटल का एक्सट्रैक्शन कहां हुआ था, ऐसे कुछ फंडामेंटल सी चीजें हैं जो सिर्फ प्योरली मेमोरी बेस्ड होती है। तो उनके लिए हमें मेटलर्जी के अंदर एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। अगेन मैं यहां बता रहा हूं, क्वांटम नंबर के लिए इतना ज्यादा सेगमेंट रिक्वायर्ड नहीं था, यहां पर हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना था एनसीईआरटी से, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पेज जहां पे इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर जो इनिशियल पार्ट था वो हमें एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। अब मेटलर्जी के बाद में आती है नेक्स्ट बारी ब्लॉक केमिस्ट्री की। ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक चैप्टर तो हो जाता है एस ब्लॉक, एक चैप्टर हमारे पास हो जाता है पी ब्लॉक और एक चैप्टर हमारे पास हो जाता है डी एंड एफ ब्लॉक। ये चैप्टर्स प्योरली हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आज तक आए हैं वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे हैं। तो इनके लिए हमें एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर्ली लगानी पड़ेगी। देखिएगा यहां पे जैसे मैं एस ब्लॉक की बात करूं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो एस ब्लॉक के अंदर से एक क्वेश्चन ऑन एन यूजुअली आ जाता है। पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक बेसिकली काफी पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग में भी है, जो रिएक्शन एस्पेक्ट है वो यहां पर है। तो यूजुअली जेईई मेंस के अंदर जो रिएक्शंस वगैरह इसकी पूछी गई है वो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस पूछी गई है। तो उसके लिए अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो वो मच मोर देन हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर KMnO4 K2Cr2O7 बहुत बार पूछे जाते हैं, या मैं कहूं कि हर साल जेईई मेंस या जेईई एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन तो उनसे रिलेटेड होता ही होता है। तो KMnO4 K2Cr2O7 को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, जब भी हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जितने भी जनरलाइज ट्रेंड्स होते हैं उनके लिए आप देखिएगा एक टेबल बनी रहती है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब के डेटा की एक टेबल बनी रहती है। तो वो टेबल को जरूर प्रॉपर्ली स्टडी करने की जरूरत है। उसका डेटा लर्न नहीं करना है, बट डेटा का कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कहां कहां एक्सेप्शंस है। बिकॉज एक्सेप्शनल पार्ट जो होता है, जहां भी थोड़ा सा डाइवर्जन आता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट किए जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि पेपर के अंदर जस्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके लिए अगर हम एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे इस सेगमेंट के लिए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहां पर मैं लास्ट में 2 चैप्टर्स का नाम लेना चाहूंगा, एक तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और एक हमारे पास में जो चैप्टर बचता है वो है इन्वायरमेंटल।
केमिस्ट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर हमें एनसीईआरटी से अच्छे से करने ही करने हैं। तो देखिए, अगर मैं वेटेज की बात करूं, ऑन एन एवरेज पिछले जो 3 साल का हम ट्रेंड देखें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हमेशा एक क्वेश्चन आया है, कोई भी अटेम्प्ट हुआ हो, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन इससे आया है। मैं हाइड्रोजन और एस ब्लॉक इन दो को पकड़ूं तो इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी हाइड्रोजन से आ रहा है, कभी एस ब्लॉक से आ रहा है। अब हमें तो नहीं पता आपकी शिफ्ट कौन सी है, किसी का क्वेश्चन आ सकता है आपके, किसका नहीं आ सकता है, रिस्क हम ले नहीं सकते क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, तो दोनों ही चैप्टर हमें करने पड़ेंगे। यहां पे मैं बात करूं तो पी ब्लॉक का जो रिएक्शन पार्ट है, एक क्वेश्चन उससे आ जाएगा, और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो कि हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स मेंशन्ड है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जेईई मेंस के अंदर पूछा ही जा रहा है। तो ये सारी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। हमारे पास टाइम बचा है नियरली 35 डेज का। 35 डेज के अंदर हमें ये पूरा प्लान अप सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, और इस मोमेंट पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे प्रीवियस 4 to 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप उन पे बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। लाइक जैसे आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड तैयार करना है, आप अच्छे से इसके एनसीईआरटी रीड आउट करो, नोट्स रीड आउट करो। उसके बाद में आप क्या करिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए लास्ट 4 to 5 इयर्स, इवन 4 इयर्स भी सफिशिएंट है, काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उनको करने के बाद आप देखिए कि क्या आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मैं गारंटी कहता हूं नहीं पड़ेगी। इतना आप कर लेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट रखिए, डरना नहीं है। दिन में एक बार तो धरती भी पूरा घूम जाती है और अपने पास अभी भी 35 डेज का टाइम है, तो घबराना कैसा दोस्तों। प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तैयारी कर ही रहे थे, बस एग्जाम ही तो कुछ दिनों पहले हो गया, तो उसी हिसाब से उसको डील करेंगे। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप अंजाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट।